हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया था। कई सारे मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवा दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। आज के जो सेशन में जो मॉडल प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। 50 क्वेश्चन के साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन सबको मैं बताऊंगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी कि 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। और जो भी स्टूडेंट मॉडल प्रैक्टिस सेट से सेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको मैं बता देना चाहती हूं कि अब आप लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद के सेट प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मॉडल प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर भी अटैच रहता है। आप जिस भी पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट लीजिए, लेकिन न्यू वाला लीजिएगा। न्यू वाला लेने से क्या हुआ कि उसमें करंट अफेयर ऐड रहेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, यानी मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन जो आ रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना पे अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है। ऑप्शन देखिए, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप सबको संसद। संसद है जो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदित करने वाले सर्वोच्च संस्था होती है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। पंचवर्षीय योजना के प्रारूप सर्वप्रथम योजना आयोग, अब नीति आयोग। योजना आयोग को क्या कहा गया, अब नीति आयोग में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तैयार करता है जिसका गहन अध्ययन विचार विमर्श पश्चात उसे अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी द्वारा किया जाता है, और इस योजना को संसद में पेश की जाती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो पहले योजना पंचवर्षीय योजना थी अब वो नीति आयोग बन चुका है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16वीं लोकसभा चुनाव जिस मुख्य आयुक्त चुनाव आयोग के देख रेख में हुआ था उनका नाम क्या है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि 16वीं लोकसभा के जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, इनके नाम पूछे जा रहे हैं। तो देखिए टी.एन. शेषन, बी.एस. संपत, एस. बाई, और उसके बाद देखिए नवीन बी चावला। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बी.एस. संपत हो जाएगा। बी.एस. संपत जो थे वो 16वीं लोकसभा चुनाव के मुख्य चुनाव के आयुक्त थे। उन्हीं के देख रेख में ये 16वीं लोकसभा चुनाव हुआ था। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि योग्यता में उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ योग्यतम के उत्तरजीविता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। डार्विन के लिए, बाई जमान के लिए, लामार्क के लिए, हार्वर्ड स्पिनर्स के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत रत्न प्राप्त में C.N. राव का पूरा नाम क्या है। तो C.N. राव का पूरा नाम पूछ रहा है कि जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है उनका जो पूरा नाम क्या है, C.N. राव का पूरा नाम। तो देखिए 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव है, इनका जो पूरा नाम हो जाएगा चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव है C.N. राव का, जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। अब भारत रत्न सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था ये भी मैंने आपको बता दिया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और किनको सबसे पहले मिला था ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। तो आपको सबको पता है कि राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। तो देखिए 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रगान गाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सी नहीं है। तो देखिए आप पूछा जा रहा है प्रत्यक्ष कर। आपको पता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर होते हैं, 2 तरह के कर होते हैं, टैक्स होते हैं। तो देखिए सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी। तो देखिए इसका 6 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रॉपर्टी टैक्स को प्रत्यक्ष कर में होता है, प्रॉपर्टी कर जो होता है वो प्रत्यक्ष कर में होता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, व्यक्ति या कंपनी पर लगाया जाने वाला कर जो उनके आय और संपत्ति पर लगाया जाता है। इसी कर को किसी अन्य व्यक्ति के अंदर संभव होता है, उसी को आय कर या निगम कर, ये संपत्ति आदि कर भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। अब देखिए उसके बाद की 82.5 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी रेखाओं निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 82.5 डिग्री जो रेखाएं हैं वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो देखिए यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका
बन रहा है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं और ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 82.5 डिग्री जो पूर्वी रेखांक है निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, लेकिन ये महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आपको पता ही है कि भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे और 82.5 डिग्री पूरी देशांतर से उत्तर के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला जो राज्य होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होता है, महाराष्ट्र इसमें नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, भारत को जो मानक समय दर्शाया जाता है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्टता में दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, पत्रकारिता में, खेल परीक्षण में, समाज सेवा में या साहित्य में, तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, खेल परीक्षण में ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। खेल विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1985, ध्यान दीजिएगा 1985 में सबसे पहले शुरू किया गया था, स्थापित किया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरू किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिलता है खेल वगैरह के संबंधी में मिलता है और इसका जो शुरुआत हुआ था 1985 में किया गया था। किसके द्वारा, तो भारत सरकार के द्वारा किया गया था। और भारत सरकार किसके द्वारा किया था, किस मंत्रालय के अधीन, तो खेल विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन किया था। अब देखिए कस्तूरी मृग एक प्रजाति है, किस वन जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है, कस्तूरी मृग जो प्रजाति है वो किस वन जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। अब देखिए बनीरघट्टा, पन्ना, दाचीगाम या कार्बेट नेशनल पार्क आपको पता ही है सबसे पुराना नेशनल पार्क है, इसी का पुराना नाम हेमिस नेशनल पार्क है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दाचीगांव में ही है जो कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा पाई जाती है। दाचीगांव कहाँ है मैं आपको बता देती हूँ, देखिए इसका जो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और दाचीगांव कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कस्तूरी मृग जो पाई जाती है बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाई जाती है दाचीगांव में, या दाचीगांव किस राज्य का है, तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इसमें। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है, तो देखिए इसे पूछा था किस देश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देश 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश का जो सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगा हुआ है। अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो बताना बहुत जरूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें ये आपका ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, कुछ डाटा भी है इसमें, तो मैं आपको बता देती हूँ। भारत के सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है कितनी, देखिए कितने किलोमीटर, तो 4096.7 किलोमीटर के साथ लगती है। इसको डाटा को आप लिख लीजिएगा। इसकी सीमा सटे भारतीय राज्य में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और दूसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है। अगर देखा जाए तो दूसरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ लगती है और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो भारत का बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना, तो इतने की वर्ग किलोमीटर में लगती है। और जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी सीमा भी बांग्लादेश से लगती है, जैसे कि आपका मैंने बताया आपको असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए उसके बाद कैप डेविस का शरण स्थल है जो देश में स्थित है, यानी कि जो कैप्स डेविस है उनका शरण स्थल कहाँ है, यूके, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। देखिए 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूएसए में है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में डाक अनुक्रम संख्या पिन 6 से शुरू होता है, तो देखिए अनुक्रम जो होता है वो डाक का पिन का 6 नंबर होते हैं, तो 6 से शुरू होता है कहाँ, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान या गोवा। तो देखिए 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ये हो जाएगा सी, ये क्या हो जाएगा सी जो है वो केरल में। और आपको पता है मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 13 में पूछा जा रहा है आपका ये आपका जो आ जाएगा ये पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान दीजिएगा पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची में दी गई है, यानी कि भारतीय संविधान में किस अनुसूची में अनुसूची में जो भारतीय जो भाषाओं है उसको सूची दी गई है, 5वां, 7वां, 6ठा या फिर चौथा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें नहीं 5वां में है, नहीं 7वां में है, नहीं 6ठा में है, नहीं चौथा में, बल्कि उपयुक्त में से ई सही हो जाएगा, यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सब गलत है, तो किसमें दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 13 का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको पता है कि इसकी जो अनुसूची दी गई है किसमें, तो 8वीं में दी गई है, किसमें, तो 8वीं अनुसूची में दिया गया है।
अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, 8वीं अनुसूची में मूल रूप से, लेकिन फिर उसे बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। 1967 में सिंधी को, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोंडो को भी 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। लास्ट जो सूची में किया गया है 2004 में किया गया था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि तेलंगाना के पश्चिमी सीमा में कौन सा राज्य समूह बनता है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना था। 10 जिलों के साथ ही 10 जिलों को लेकर एक अलग राज्य बन गया था। इसमें जो पूछा जा रहा है कि तेलंगाना की जो पश्चिमी सीमा कौन सा राज्य समूह से बनता है, तो देखिए महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश एक ही में है, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक से साथ लगता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं बता देती हूँ, देखिए तेलंगाना जो है वो 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पहला जो राज्य हो जाएगा कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसके पश्चिम में कर्नाटक और महाराष्ट्र है। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि पश्चिम सीमा में, तो पश्चिम सीमा में कौन है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना जो हुआ था मैं आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ आप लोग के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 जून 2014 के साथ, कितने जिलों के साथ, तो 10 जिलों को लेकर एक अलग राज्य बना था। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक घटना पहले हुई है। तो देखिए ऐतिहासिक घटना, इसमें कालक्रम से सजाने के लिए आपको बोलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन जरूर एकदम आना अनिवार्य रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सबने अवज्ञा आंदोलन, तो सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, तो आपको पता है 1930 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। उसके बाद देखिए भारत साइमन आयोग का जो आगमन हुआ था, जब साइमन आया था कब आया था, तो देखिए 1928 में आया था। कब आया था, तो 1928 में आया था। असहयोग आंदोलन 1920 में इसको किया गया था। उसके बाद देखिए उसके बाद है प्रशासनिक राजधानी कोलकाता को दिल्ली में हस्तांतरण कब हुआ था, तो 1911 में। आपको पता है दिल्ली दरबार लगा था, उसी के टाइम पे कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण हो गई थी राजधानी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए सबने अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था 1 फरवरी 1930 को। भारत साइमन आयोग जो आगमन हुआ था उसमें 3 फरवरी 1928 को हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और दिल्ली जो हस्तांतरण किया गया राजधानी वो हुआ था 12 दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार लगा था उसी टाइम किया गया था। तो देखिए 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐतिहासिक घटना पहले हुई थी, क्यों, देखिए 1911, फिर सेकेंड में देखिए 1920, फिर उसके बाद देखिए 1928, फिर उसके बाद 1930, यानी कि पहले फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए हो जाएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देखिए इसमें कि HIV के परीक्षण क्या है। तो HIV के परीक्षण क्या है, तो HIV का जो परीक्षण है 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एलिसा परीक्षण होता है। क्या होता है, एलिसा परीक्षण। देखिए इसमें ये होता है एलिसा परीक्षण में कि RBC जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसका परीक्षण ब्लड की उपस्थिति लाल रक्त कोशिका गहन हेतु इस टेस्ट को उपयोग में एनीमिया यानी खून की कमी की जांच किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक खून का तत्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा है खून का तत्व नहीं है, तो क्या लाल कोशिका, प्लेटलेट, सफेद कोशिका या प्लाज्मा। तो देखिए 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा नहीं है, लाल कोशिका है बिल्कुल, प्लेटलेस है, प्लेटलेस आपको पता है डेंगू होने के बाद प्लेटलेस कम हो जाता है, सफेद कोशिका है लेकिन प्लाज्मा नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि दूध का घनत्व मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन क्या है। तो देखिए बैथोमीटर, लैक्टोमीटर, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो देखिए इसका जो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर की वजह से ही दूध का घनत्व मापा जाता है। अगर आप लोग दूध वगैरह दिए होंगे तो आप लोग को पता होगा लैक्टोमीटर से उसकी जांच की जाती है, इसको ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन जो छूट गया है, जैसे कि 300 ऑप्शन है वो क्या क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से प्रयोग किया जाता है, मोनोमीटर से गैस का दबाव, हाइड्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षित घनत्व और बैथोमीटर से जल की गहराई मापने का प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए उसमें स्मॉग का निर्माण होता है, तो स्मॉग का निर्माण किससे होता है, स्मोक के फॉग से, स्मॉग के डस्ट से, फॉग और डस्ट से, केवल फॉग से। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्मोक और फॉग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति कौन थे। तो देखिए भारत रत्न मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर आपका ये था, मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन में था कि भारत रत्न जो मिला था CN राव को, उनका पूरा नाम क्या था। तो इसमें उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति सबसे कम उम्र वाले कौन है, राजीव गांधी, C सुब्रमण्यम, CN राव या फिर SR तेंदुलकर। तो देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
एस.आर. तेंदुलकर जो थे वो सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 21 में है कि 1 जूल है, तो 1 जूल किसके बराबर है, तो 1 जूल इसमें देखिए मैं आपको बता देती हूँ, 1 जूल जो हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस इकाई से मापा जाता है, तो किस इकाई से मापा जाता है, तो ऑप्शन बी यानी कि फ्रीक्वेंसी से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रासाउंड में फ्रीक्वेंसी होती है, कितने हर्ट्ज की होती है, तो देखिए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 के हर्ट्ज की होती है ये अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहों में गति की कानून को खोज किसने किया था, तो देखिए इसको जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा कि न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस, तो देखिए 24 का जो सही आंसर है आप लोग के लिए वो सी हो जाएगा, केपलियर के द्वारा ग्रहों की गति के कानून खोज किया गया था। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट से मैं आपको बता देती हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए केपलियर है सूर्य के चारों ओर से ग्रहों की गति नियमों को खोज किया था। इनका 3 नियम था। एक पोलैंड के खगोलीय निकोलस कॉपलियस ने यह दर्शाया कि सूर्य के ब्रह्मांड का केंद्र है, यह ग्रह इनकी परिक्रमा करता है, यानी जो ग्रह है वो परिक्रमा करता है, इन्हीं का कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत प्रवाह की इकाई है, यूनिट क्या है, तो देखिए विद्युत पर जो इकाई है यूनिट क्या है, एपियर है, कैंडला है, ओम है या केवलिन है, तो देखिए इसका जो 25 का सही आंसर हो जाएगा एपियर है, एम्पियर ही है इसका। तो देखिए सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति प्रकाश की गति के समान होता है। ये तरंग अनुप्रस्थ तरंग यानी कि अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग अवधारणा सबसे पहले मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोग के लिए, मैक्सवेल के द्वारा ये दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस सारे जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, आप देख रहे हैं साइंस से क्वेश्चन है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो विद्युत तरंग क्या है, तो देखिए अनुप्रस्थ तरंग, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि क्या है, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ 26 का ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। देखिए इसमें जो हो जाएगा ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे गलत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा, इसके द्वारा दिया गया था, मैक्सवेल इनके द्वारा दिया गया था। लिख देती हूँ एक बार, 26 में हो जाएगा मैक्सवेल। इसको ध्यान दीजिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे का जो अवधारणा दिया गया था मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था और अनुप्रस्थ तरंग होती है। 25 का नहीं होगा बल्कि 26 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा रोग मच्छरों को होने वाला रोग नहीं है, तो मच्छरों द्वारा रोग होने वाला नहीं है, तो डेंगू बुखार, मलेरिया, फ्लायरेसिस या घेघा, तो घेघा आपको पता है आयोडीन की कमी से होता है, तो देखिए 27 का जो सही आंसर हो जाएगा कि डी, यानी घेघा ही नहीं है, बाकी मलेरिया, डेंगू बुखार, फाइलेरिस, इस सारे के सारे जो मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन घेघा ये आयोडीन की कमी से होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए पालक के पत्ते में किसके प्रबल स्रोत होते हैं, तो पालक किसके प्रबल स्रोत, विटामिन ए, कैरोटीन, आयरन या विटामिन ई, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आयरन सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पालक में पाया जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स 2-3 और है, मैं बता देती हूँ। पालक में हरे पत्ते आयरन का प्रबल स्रोत होते हैं, इससे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। मेथी आप लोग देखे होंगे, मेथी में सबसे ज्यादा होता है। और आयरन रक्त जो हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो आयरन जब रहेगा तो आपका हीमोग्लोबिन ज्यादा बनेगा। और इसका ध्यान दीजिएगा, पालक से भी ज्यादा जिसमें रहता है वो आयरन, वो मेथी में रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन किस लिए प्रसिद्ध, चिकित्सक के लिए, भौतिकी की शास्त्री के लिए, रासायनिक शास्त्री के लिए, जीव विज्ञान शास्त्री के लिए, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा भौतिकी शास्त्री के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत प्रसिद्ध थे। अब देखिए जो ठोस उच्च ताप के विद्युत को वहन करते हैं परंतु निम्न ताप में नहीं, वो कहलाते हैं क्या, अधिचालक, अर्धचालक, धात्विक चालक या विद्युत रोधी। 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धचालक नहीं कहलाते हैं। अब देखिए जल का घनत्व ये बिल्कुल सही है, तो कितने डिग्री पे, तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है, तो देखिए करानी, फ्लॉकलैंड, लेब्राडोर या फ्लोरिडा। तो देखिए इसका जो हो जाएगा निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा में आ जाएगा, 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा है जो गर्म जलधारा में आता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जैसे कि उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम इधर से बोला है, तो पूरब से पश्चिम घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी, पालनी पहाड़िया,
कांडमा पहाड़ियाँ, अल्लामनाई, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नियुक्त में से एक से अधिक है। 33 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी से मिलता है। अब देखिए इसके बारे में बता देती हूँ। तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पहाड़ी दक्षिण भाग के पाल घाट में गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पे, अर्थात पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पे नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। इसी पार फैली कांडमा मिल पहाड़ियां पश्चिमी के घाट में विस्तार करती हैं। तो कहाँ तक? तमिलनाडु में। ध्यान दीजिएगा तमिलनाडु, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ TM, तमिलनाडु। अब देखिए उस कटिबंधीय प्रदेशों में भू रूपों का निर्माण किस भू आकृति एजेंट द्वारा किया जाता है? हिमनद, नदी, वायु या भूमिगत जल? तो देखिए 34 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमनद के वजह से उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में भू रूप से निर्माण भू आकृति एजेंट पाया जाता है। अब देखिए किसी द्रव में एक क्लोडी तंत्र में एक द्रव के परिक्षेपित करने को कहलाती है क्या? जेल, विलय, जिसको सॉल कहते हैं, इमलस या फिर अपेच? तो इसका देखिए 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इमलसन होता है। अब देखिए ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप से प्रतिष्ठित वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कोई वस्तु IPR के अंतर्गत सुरक्षित की जाती है या बचाई जाती है? किसे? पेटेंट के रूप में, मार्क या ट्रेड के रूप में, व्यापार या रहस्य या फिर आपका ट्रेड सर्किट के रूप में, या फिर एक और आपका हो जाएगा भौगोलिक संकेत के रूप में से कोई भी नियुक्त में से एक से अधिक। 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी में क्या है? तो देखिए भौगोलिक संकेत, जिसको GI टैग कहा जाता है। GI टैग पे अगर आप लोग को देखना चाहते हैं वीडियो, तो मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल GI टैग भी बना हुआ है। उसके बाद नेशनल इंटरनेशनल में भी GI टैग दिया गया है, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा GI टैग का शुरुआत क्यों किया गया। इसको GI टैग, किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलता है तो उसकी प्रशंसा ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी कीमत बढ़ जाती है और देश विदेश में भी जाके उसकी काफ़ी विख्याति प्रसिद्ध होती है। तो यही GI टैग होता है। बिहार में कितने प्रोडक्ट को GI टैग मिला हुआ है सब मैंने बता दिया है, आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। जितने भी लेटेस्ट अभी दिए गए हैं उन सबको भी मैंने आपको GI टैग में बता दिया, करंट अफेयर के वीडियो में, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं उसको। अब चलिए इसमें है कि निम्नलिखित में से किस फसलों में खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध की गई है? तो किसकी द्वारा की गई है? देखिए यहाँ पे रूपांतरित बैगन, निर्यात के लिए BT कॉटन, या फिर स्थानीय प्रयोग के लिए BT कॉटन, या फिर खेसारी के लिए। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए खेसारी जो है एक तरह का दाल ही होता है, ये गांव वगैरह में, गांव के साइड में बहुत ज्यादा पाया जाता है। मैं आपको बता देती हूँ, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ जहानाबाद की तरफ से, इधर बहुत ज्यादा मात्रा में खेसारी होती है, लेकिन इस पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा निषेध कर दिया गया, इसे अब उगाने की अनुमति नहीं है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए निम्न गैसों में से, इसमें ध्यान दीजिएगा कि कोई ऐसा एक दाल का स्वरूप है जिसे न उगाने के लिए बोला जाता है खेसारी, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्न गैस में ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या जिम्मेदार है? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड है जो गैस और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए निम्न यंत्र में से विद्युत धारा को मापन किया जाता है। अभी एक आया था पर दूध के कैसे घनत्व नापते हैं? लैक्टोमीटर से। उस तरीके से विद्युत धारा का मापन किससे होता है? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी अमीटर से होता है। अब देखिए पृथ्वी के सूर्य के अनुमानित दूरी होती है, तो अनुमानित दूरी क्या है सूर्य से पृथ्वी की, पृथ्वी या सूर्य की? तो देखिए इसका 40 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 149 मिलियन किलोमीटर। देखिए ये डाटा में ऊपर नीचे होता है तो मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती कि यही डाटा होगा, किसी किसी बुक में अलग भी रहता है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि पृथ्वी की सूर्य की अनुमानित दूरी कितनी तय की गई है। अब चलिए उसके बाद देखिए सिम कार्ड का अर्थ क्या है? तो सिम कार्ड का जो अर्थ हो जाएगा 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मॉड्यूल, ये जो हो जाएगा सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए माउंट सिन्हा कहाँ स्थित है? तो भारत में, दक्षिण अफ्रीका, US, अंटार्कटिका। तो देखिए माउंट सिन्हा जो स्थित है वो हो जाएगा आपका अंटार्कटिका में स्थित है, माउंट सिन्हा अंटार्कटिका में स्थित है। अब देखिए माउंट सिन्हा के बारे में बता देती हूँ। माउंट सिन्हा जो अवस्थित, जिसको माउंट सिन्हा जो जैव अनुसंधान संबंधित एक भारतीय वैज्ञानिक अखोरी सिंह के नाम पर दिया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि माउंट सिन्हा क्या है। तो देखिए माउंट सिन्हा जो जैव अनुसंधान एवं संबंधित, उससे भारतीय वैज्ञानिक से रिलेटेड कुछ काम होते हैं, और एक व्यक्ति थे, भारतीय वैज्ञानिक थे अखोरी सिन्हा, इन्हीं के नाम पर माउंट सिन्हा रखा गया है। इसमें जैव अनुसंधान संबंधित काम किए जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर इराक में अवस्थित
अवस्थित नहीं है। तो देखिए जब भी मैंने आपको कहा था नहीं है तो राउंड कर दीजिए ताकि पता चले कुछ यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए बगदाद, मसूल, अमान या सिक्रित। तो देखिए 43 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, अमान। ये स्थित नहीं है, ईरान में स्थित नहीं है। 43 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए अमान शहर जॉर्डन देश की राजधानी है और बगदाद, मसूल तथा तिक्रित शहर ईरान के अवस्थित है। ये तीनों ईरान में है, लेकिन जो अमान शहर है वो जॉर्डन देश की राजधानी है। इसको ध्यान रखिएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज 50 क्वेश्चन करवाऊंगी, तो 44 देखिए, इनमें से कौन सा प्रथम भारतीय विमान सेवा है जो विश्व के बृहत्तम विमान सेवा में स्टार एलायंस के साथ युक्त हुआ है। तो देखिए एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज या इंडिगो। ये में से कोई भी नहीं, में से एक से अधिक। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। क्या हो जाएगा? एयर इंडिया। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लाल फूल एक हरे फूल कि शीशे में मध्यम में देखने में क्या लगता है, कैसा कलर का दिखता है? अगर एक लाल फूल एक हरे फूल को शीशे के माध्यम से देखा जाए तो कैसा दिखेगा? पीला, हरा, लाल, एक काला। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी, काला दिखेगा। क्या दिखेगा? तो काला दिखेगा। अब क्यों दिखेगा काला? देखिए इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं बता देती हूँ। जब लाल फूल और हरा शीशा के माध्यम से देखा जाता है तो काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता है और हरे रंग का वह अवशोषित कर लेता है, इसीलिए वो काला दिखाई देता है। अब देखिए प्रतिचुंबकीय वस्तु का उदाहरण है निकेल, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका तांबा। क्या हो जाएगा? तांबा। और सबसे पहले आपको पता है कि कांस्य युग में ही तांबा का खोज भी किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए वो तो आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रतिचुंबकीय वस्तु का एक उदाहरण है, तो क्या है? वो तांबा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपको मैं बता देती हूँ, देखिए तांबा में जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में कौन कौन आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, जिसको बोलते हैं डाई मैग्नेट सब्सटेंस। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाई मैग्नेट सब्सटेंस। वे पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के क्षेत्र में विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, नमक, जल आदि में प्रतिचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इस सारे के नाम याद रखिएगा। अब देखिए उसके बाद है कि प्रकाश विवर्तन तथ्यों की खोज की है, तो किसके लिए? तो देखिए यहाँ पे जो 47 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ग्रिमाइड, माल्डी ने किया है। अब चलिए आज का 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आर्किमिडीज एक सिद्धांत हमें कहता है कि हमें अल्फा बल पर बराबर होता है, किस पे? तो 48 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तरल पदार्थ के विस्थापन के भार पर होता है। अब देखिए किस उप अणु का नाम एक भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार रखा गया है? तो देखिए कौन सा ऐसा अणु है जिसका उपनाम भारतीय वैज्ञानिक के अनुसार रखा गया है? तो जो लोग साइंस में बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे उनको पता होगा, साइंस में खास करके उनका केमिस्ट्री अगर अच्छा होगा तो उनको पता होगा। तो 49 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका बोसान है, जो किसी भारतीय वैज्ञानिक के व्यक्ति के नाम पर इसमें अणु को उप अणु के नाम को रखा गया, यानी अणु का जो नाम है उसको रखा गया है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो क्या है? यहाँ पूछा जा रहा है नहीं है, तो रेडियो तरंग, पराध्वनि, अवरक्त यानी इंफ्रारेड लाइट या फिर एक्सरे। तो देखिए 50 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पराध्वनि है जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं बता देती हूँ। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संरक्षण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वह निर्यात के गमन कर सकती है और सम प्रकाश तरंगे, उष्मीय विकिरण, एक्सरे, रेडियो तरंग इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो एक ये क्या हो जाएगा? पराध्वनि नहीं है, बल्कि रेडियो तरंग, इंफ्रारेड लाइट और एक्सरे है, विद्युत चुंबकीय का उदाहरण है, लेकिन पराध्वनि नहीं है। तो अभी जो मैंने आपको बताया 50 क्वेश्चन आपके 67 बीपीएससी को लेकर और सीडीपी एग्जामिनेशन का लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट में, और आपने देखा कि जितना भी क्वेश्चन मैंने बताया सभी को मैंने जितना भी फैक्ट्स बन सकता था आपको बता दिया है, और जो इंपॉर्टेंट से ज़्यादा फैक्ट्स थे उसको मैंने आपको कह भी दिया कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट डाउन करने से आपको रिवीजन भी आपको होते चले जाएगा, और साथ साथ में जब कम टाइम आपके एग्जामिनेशन में बचा रहेगा तो आप उसी कॉपी को रिवीजन कर लीजिएगा, आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट में आज के लिए बस इतना ही, 50 क्वेश्चन तक ही। इसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन फिर लेकर आऊंगी, उसके बाद 50 क्वेश्चन फिर लेकर आऊंगी, ताकि 3 दिन में आपका 150 क्वेश्चन का आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 18 भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ साथ में आप लोग के लिए
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है। उसके बाद बहुत जल्द कुछ ही दिन के बाद यानी 2-4 दिन के बाद आप लोग के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर इसलिए शुरू नहीं किया जा रहा है क्योंकि जो न्यू वाली बुक है अभी तक नहीं आ पाई है, जिसमें नवंबर तक के भी करंट अफेयर ऐड नहीं किए गए हैं, इसलिए मैं उसको नहीं करवा रही हूँ। 2-3 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद आप लोग के लिए मैं बुक लेकर आऊंगी और उससे करंट अफेयर आप लोग को करवा दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि 1 लाइनर करंट अफेयर ना करके पॉइंट बाय पॉइंट करवा के उसके बाद आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव करवा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन के लिए। अगर मेरा बताना आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक करिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। और साथ साथ में बता देती हूँ बिहार स्पेशल आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। बिहार स्पेशल का वीडियो सब सारे टॉपिक पे बना हुआ है, आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चन और नए फैक्ट्स के साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।